चलिए, सो नाउ मोस्टली हमारे सम्स तो कवर हो गए हैं। अब इस चैप्टर में से थोड़ी सी थियोरी ले लेते हैं, और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये इस बुक में से करवा रहा हूँ, और आपके पास ये लेटेस्ट एडिशन होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो रूल्स अलग हो जाएंगे। टैक्सेशन में एवरी ईयर रूल्स चेंज होते हैं, इसलिए हमें न्यू एडिशन ही परचेज करना होता है। अभी ये बुक तो आपका प्रिंट हो चुका था, लास्ट मंथ भी नहीं बोल सकते, 10-15 दिन पहले गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया नया, डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं होता था। अब डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी लगाने जा रहे हैं। सो मैं इस साल बच्चों को पढ़ाऊंगा डेयरी प्रोडक्ट्स पर कोई जीएसटी नहीं होता है, क्योंकि आपका बुक तो प्रिंट हो चुका, आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। और आप ये जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो ये प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हो। अब मैं नेक्स्ट ईयर बच्चों को पढ़ाऊंगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगता है। तो क्या हो गया, अब ये आज के लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड हैं कोई नेक्स्ट ईयर देखेगा तो उसे लगेगा अमर सर गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन रूल्स चेंज हो गए तो मैं क्या करूँ। सो इसलिए टैक्सेशन में हमेशा न्यू एडिशन ही चाहिए होता है। चलिए, सो बुक में पहले पेज नंबर फर्स्ट निकालिए जहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। हाथ में पेन पेंसिल या हाइलाइटर ले लीजिए, कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करने होंगे। जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। टैक्स इज द कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी, सर्विस, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन। जो टैक्स लेने वाला होता है वो गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट को ये टैक्सेस लेने होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, इनकम पर, कमोडिटी, सर्विस या एक्टिविटी। द वर्ड टैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो। अब ये जो टैक्स वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड है टैक्सो। टैक्सेस आर द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ये पॉइंट अंडरलाइन करोगे, ये गवर्नमेंट का बेसिक इनकम है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, सो टैक्सेस से आता है। विच आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, प्रोविजंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ये सब बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो टैक्स से लिया जाता है। टैक्सेस हैव बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी अंडरलाइन कर लो, ये हमने पहले दिन भी सीखा था कि टैक्सेस में एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। सो जब भी टैक्स पे करना होता है टैक्स, सो एक होगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होगा इनडायरेक्ट टैक्स। Direct tax included those taxes which are paid by the person to whom these are levied, like personal income tax, corporation tax, etc. So direct tax में आता है इनकम टैक्स, और ये उसी से लिया जाता है जिसकी इनकम होती है। अगर इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं लिया जाता। सो आपने जो लास्ट फ्यू लेक्चर्स में टैक्स कैलकुलेट करने के स्लैब सीखे हैं वो इनकम टैक्स के सीखे हैं कि कितनी इनकम है और उसके ऊपर कितना टैक्स देना होगा, ये हम सीख कर आए हैं। सो ये डायरेक्ट टैक्स है। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट टैक्सेस ऑन इनकम आर फिनोमेना ऑफ मॉडर्न डेज। हाउएवर देयर इज इनफ एविडेंस विच शोज दैट टैक्सेस ऑन इनकम वर लेविड बाय इन एंशिएंट डेज इन इंडिया। देयर आर रेफरेंसेस इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लाइक मनुस्मृति एंड कौटिल्यन अर्थशास्त्र। कौटिल्य नेम सुना होगा आपने, कौटिल्य या चाणक्य भी, चाणक्य ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य के टाइम पर भी टैक्सेस लिए जाते थे। उस टाइम पर 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, खेती करते थे। सो उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसमें से एक हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती थी उनसे। सो उस टाइम पर भी टैक्सेस लिए जाते हैं और आज भी लिए जाते हैं। कौटिल्यस डिस्कशन ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर अपेरेंटली इन कीपिंग with traditional doctrine gave expression
to three Indian principles. A. Taxation power is limited. B. Taxation should not be felt to be heavy or excessive. देखो टैक्सेशन लिमिटेड होना चाहिए, हेवी या एक्सेसिव नहीं होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा टैक्स होगा ना तो लोग पे नहीं करेंगे तो ब्लैक मनी जनरेट होगा. एंड टैक्स इंक्रीज शुड बी ग्रेजुएटेड, थोड़ा थोड़ा टैक्स करके इंक्रीज होना चाहिए. आपको इसी बुक में मैं आगे दिखाऊंगा, ऐसा लिखा हुआ है कि जो टैक्स लिया जाता है ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है पब्लिक से. सो ये ऐसा होता है कि किसी की बॉडी में से ब्लड निकालने वाली बात होती है. आप इनकम करो 1 करोड़ रुपया, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, यानी आपकी मेहनत का पैसा ले लिया, बट आपके लिए तो खर्चा कर रहे हैं ना. रोड बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? हमारे लिए. तो ऐसा लिखा हुआ है, इसी बुक में लिखा हुआ है कि किसी की आर्टरीज में से ब्लड निकालने वाली बात हो गई, लेकिन वो इतना ही निकलना चाहिए कि सामने वाला मर ना जाए. जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, आप देखो एक छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं ब्लड की, ऐसे नहीं है कि एक बड़ी क्वांटिटी ब्लड निकाल दिया तो सामने वाला ही मर जाएगा. सो ब्लड ऐसा होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट निकालती है टैक्स पेयर की आर्टरीज में से, वो एक लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं सीधा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स. जनरली कॉम्पिटिटिव मार्केट फोर्स टेंड टू अट्रैक्ट रिसोर्सेज इनटू दोज एक्टिविटीज़ विच बेस्ट सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. नीचे देखो 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं बीच में. फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री टैक्स कैन बी यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट: ऑप्टिमम allocation of available resources, raising government revenue, encouraging saving and investment, reduction of inequalities in income and wealth, acceleration, अंडरलाइन करो ये, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. इसकी मीनिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंट्री में इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं, रिच सुपर रिच कैटेगरी के लोग हैं, कि जिन्हें शू भी चाहिए ना तो एक ब्रांडेड शू चाहिए जिसकी वैल्यू 40-50 हज़ार 1 लाख रुपया होती है. और कुछ ऐसे लोग हैं बेचारों के पूरे साल की सेविंग 1 लाख रुपया नहीं है, पूरे 1 साल का सेविंग 1 लाख रुपया नहीं होता. सो दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटीज़. तो गवर्नमेंट करती क्या है कि जो रिच लोग हैं ना उनसे टैक्स लिया जाता है और वो पुअर के ऊपर खर्चा किया जाता है. जैसे पुअर के लिए गवर्नमेंट स्कूल दे दिए, गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया ताकि उसका एजुकेशन का पैसा बच जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे दिया, ट्रीटमेंट का पैसा बच जाएगा, गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी देती है तो वो पैसा बच जाएगा. सो गवर्नमेंट पुअर को हेल्प करती है, सस्ता अनाज देती है. सो रिच से लिया जाता है और पुअर को दिया जाता है, पुअर के ऊपर खर्चा किया जाता है. तो हमारा जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाएगा ना. समझो एक रिच है जो 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है और जो पुअर है वो 5000 कमा रहा है, तो गवर्नमेंट इस 1 लाख से टैक्स लेकर इसको 70 पर लेकर आएगी, 30 रुपीज़ टैक्स ले लेगी, यहाँ पर 70 पे आ गया, और ये पैसा इसके ऊपर खर्च कर कर इसके 5 को 35 कर देगी. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे 30,000 टैक्स ले लिया तो इसकी इनकम हो गई 70, और ये 5000 कमा रहा था, अब ये 30,000 इसके ऊपर खर्चा होगा तो ये हो जाएगा 35,000. तो पहले का गैप कितना था, 5000 और 1 लाख. अभी का गैप कितना हो गया, 35,000 एंड 70,000. गैप कम हो गया ना. सो इसे कहते हैं इनइक्वालिटीज़. हमारी कंट्री में बहुत है. पुअर, वेरी पुअर है जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता, एंड रिच नहीं, सुपर रिच कैटेगरी के लोग भी रहते हैं. सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टैक्स लेने के लिए. सो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पुअर के ऊपर खर्चा करना और रिच सुपर रिच से टैक्स कलेक्ट करना. अब नीचे दिया हुआ है 3rd पॉइंट में, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. हिस्ट्री कब से हुई, कब से इनकम टैक्स लिया जाने लगा. पहले इनकम टैक्स नहीं था. देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया इनकम टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1860 बाय सर जेम्स विलियम्स in order to meet the heavy losses suffered by the
ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर और उनके बहुत सारे एक्सपेंस होते थे, सो उन्होंने फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इनकम टैक्स आज तक चल रहा है, नहीं तो ये वाला इनकम टैक्स नहीं था पहले। देन ये पूरा हिस्ट्री आप पर्सनली रीड कर देना, एक बार लिख लो, खाली रीड लिख लो, एक बस वन टाइम सिंगल टाइम रीड करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, लर्न नहीं कर देना है, एक बार रीड कर लो। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स का हिस्ट्री क्या है। देन पेज नंबर 5 पर आ जाओ, जजमेंट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट्स, ये भी एक बार सिंगल टाइम रीड कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम देखेंगे। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। अब सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स देख लो। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, ये किससे लिया जाता है, रिच एंड सुपर रिच से। सो क्या लिखा हुआ है, द लार्जर बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द रिच पीपल हु हैव कैपेसिटी टू बियर दीज एंड द पुअर पीपल विथ लेस एबिलिटी टू पे हैव टू बियर लेस बर्डन। अगर किसी की इनकम कम है तो 5% टैक्स है, किसी की इनकम ज़्यादा है तो 30% टैक्स है। सो यहाँ पर है कि रिच को ज़्यादा पे करना है, पुअर को कम पे करना है। बट अब इसके डीमेरिट्स देखें तो क्या है, तो डीमेरिट में है कि लोग इसका ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, कम इनकम दिखाते हैं, अपनी इनकम को छुपाते हैं, 1 लाख रुपया कमाएंगे तो 50,000 रुपया दिखाएंगे। सो ये इसके डीमेरिट्स हैं। ये चारों लर्न करने हैं आपको। सो यहाँ पर आप रीड कर टिक कर लो कि ये आपको लर्न करने हैं, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, मेरिट्स डीमेरिट। वो वाले मैंने क्या बताया, सिर्फ रीड करना सिंगल टाइम, ये आपको लर्न करने हैं। अब पेज नंबर 7 पर आ जाते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। जीएसटी में गवर्नमेंट का बहुत सारा कलेक्शन होता है, लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हो जाते हैं कि पुअर पर बर्डन आ जाता है। गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ाएगी, सो सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। समझो पहले एक एग्जांपल लेते थे कि क्लोथ पे 5% था, अब क्लोथ पे लग रहा है 12% जीएसटी, तो ये प्रोडक्ट में ही ऐड होगा। अब पहले 1000 रुपीज़ का एक ड्रेस आता था, 5% जीएसटी लगता था, सो 1050 में मिलता था। अब महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल प्राइस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट 1200 का हो गया है। अब अगर 1200 पर 12% जीएसटी लेंगे तो वो हो जाएगा 144 रुपीज़। सो 1200 प्लस 144, तो ये प्रोडक्ट कितने का हो गया, 1344। पहले कितने में मिलता था, 1000 में, अब कितने में मिल रहा है, 1344। मीन्स 300 रुपीज़ अप्रॉक्स बढ़ गया, बहुत महंगाई बढ़ गई इसे कहते हैं। सो रीज़न क्या है कि अगर यहाँ कोई ब्लैक मनी जनरेट करेगा तो गवर्नमेंट का लोड पूरा जाएगा जीएसटी के ऊपर, और जीएसटी पे के प्राइसेस बढ़ाए तो महंगाई बढ़ जाएगी। सो रिच अगर डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करेंगे तो पुअर के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। पेज नंबर 7 पर ही नीचे देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद नीचे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा हुआ है, जीएसटी जिसे कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस। सिर्फ गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता, सर्विसेज पर भी जीएसटी लगता है। जैसे ट्यूशन क्लासेस हैं, तो ट्यूशन क्लासेस की जितनी भी फीस होती है ना, इस फीस पर 18% जीएसटी लगता है, 18%। इट मीन्स अगर मैं किसी को 10,000 रुपीज़ फीस बोल रहा हूँ तो मुझे 18% जीएसटी भी लेना है, 1800। सो टोटल मैं चार्ज करूँगा 11,800, और ये 1800 जाएगा गवर्नमेंट के पास। पे स्टूडेंट को करना है और जाएगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास। मेरे पास कितना बचेगा, 10,000। सो सर्विसेज पर भी जीएसटी लगता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
तो यहाँ पर है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अपनी इनकम फिक्स है और अपने अपने एक्सपेंसेस भी फिक्स किए हुए हैं। अब एक्सपेंसेस कैसे फिक्स किए हुए हैं, आपने देखा होगा, आप रेस्टोरेंट में जाओ, 1000 रुपीज़ का बिल हो तो सीधा 5% ऐड नहीं करते, इवन ये आप 11th में भी करके आए हो, 2.5% CGST लिखते हैं एंड 2.5% SGST लिखते हैं। सो ये होगा 25, ये होगा 25, टोटल आपसे लिया जाएगा 1050। अब ये रेस्टोरेंट ऑनर हर एक के साथ ये करता होगा, फिर इसका टोटल करेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर ये पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो CGST है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और SGST का पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा ये पैसा, और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात सरकार के पास जाएगा। अब इनके पास पैसा तो आता है तो इनके अलग अलग एक्सपेंसेस भी फिक्स किए हुए हैं। जैसे गुजरात सरकार के पास जो पैसा आएगा वो गुजरात के इंटरनल रोड्स बनाने के लिए काम में आएगा, स्ट्रीट लाइट, म्यूनसिपैलिटी, रोड्स क्लीन करना, गुजरात पुलिस को पैसा देना, गुजरात पुलिस की सैलरी देना मीन्स, तो ये सारा पैसा उस पर खर्च होता है। अब भारत सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जिसका जो प्राइम मिनिस्टर जिसे कंट्रोल करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हर एक स्टेट में से आधा आधा रेवेन्यू ले लेंगे, उनकी आधी इनकम ले लेंगे। जैसे टोटल GST कितना लिया गया 50, तो 50 में से 25 गुजरात सरकार रखेगी और 25 जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें से गुजरात सरकार के एक्सपेंस गुजरात सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे आर्मी को सैलरी देनी है, आपने सुना होगा इंडियन आर्मी, आपने कभी सुना है गुजरात आर्मी, राजस्थान आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी? नहीं, इंडियन आर्मी होता है। इंडियन आर्मी को सैलरी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट पुलिस सुनोगे ना तो आप ऐसा सुनोगे, गुजरात पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। पुलिस की सैलरी कहाँ से जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। हमारे इंटरनल रोड्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन यहाँ से मुंबई का हाईवे प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इनके खर्चे डिवाइड किए हुए हैं और इनकी इनकम भी डिवाइड की हुई है। इनकम टैक्स का पूरा पैसा सेंटर के पास जाता है। इनकम टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता, ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो कंट्रोल करता है उसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रोल करता है उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ये पूरा पैसा जाएगा उनके पास, फिर उनके मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कंट्रोल करता है पूरा। इनकम एक्सपेंस क्लियर हो गए, गुजरात सरकार के अलग, सेंटर के अलग। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो गुजरात सरकार के अंडर आते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उनको सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, क्योंकि साइंटिस्ट जो रिसर्च करेगा उसका बेनिफिट एंटायर कंट्री को होने वाला है। उन सबको सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कुछ डिपार्टमेंट सेंटर के पास हैं, कुछ डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के स्लैब आप पूरे सीख कर आए हो, स्लैब तो क्लियर है ना? चलो पहले स्लैब्स देख लेते हैं क्या है। अब अगर किसी के एज अप टू 60 है, तो रूल्स क्या है? 0 से लेकर 250 तक टैक्स परसेंटेज 0, 250 से लेकर 5 लाख तक कितना टैक्स है? 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख अगर इनकम है तो 20%, एंड 10 लाख एंड अबव इनकम है तो 30%। क्लियर है ये रूल्स? अब ये कब तक करना है? अगर अप टू 60 एज हो तो। अब अगर किसी की एज 60 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स तक एज हो तो इसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए रूल्स क्या हैं? तो सीनियर सिटीजन को 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। वैसे यहाँ कितना था? 250, इनको 3 तक कोई टैक्स नहीं देना है,
बस इतना डिफरेंस है। आगे के रूल्स सारे सेम हैं। कैसे? 3 लाख से 5 लाख कितना परसेंट है? 5 लाख से 10 लाख 20 एंड 10 lakhs एंड अबव 30%। अब आपको क्वेश्चन देंगे कि मिस्टर ए जिसकी एज 55 ईयर्स है तो आप ये रूल अप्लाई करोगे। आपको दिया मिस्टर ए उसकी एज 65 है तो ये वाले रूल अप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? नाउ 80 एंड अबव इनकम हो तो 80 एंड अबव, सो 80 ईयर्स एंड अबव, तो उसके लिए रूल्स देखो पेज नंबर 9 पर लिखे हुए हैं। क्या है उसके रूल्स? तो 80 एंड अबव को क्या है? 0 से लेकर 5 लाख तक उनके ऊपर 0% है, यानी कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी आगे के रूल सारे सेम। 5 to 10 लाख वाला रूल सेम, 10 लाख एंड अबव वाला रूल सेम। उन्हें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट क्यों कम लेती है? क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर इनके थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं इस एज में आकर, बीपी, डायबिटीज़, तो उस वजह से उनका टैक्स थोड़ा कम कर दिया है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो अगर 5 लाख इनकम हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 0 से लेकर 250 इसका टैक्स 0 हो जाता है, और 250 से लेकर 5 लाख पर 5 लाख माइनस 250 उसका 5% 12,500, सो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? 12,500। अब इस सिस्टम से कैलकुलेट करेंगे तो 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो कितना टैक्स हो गया? 0। और 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का, सो 5 लाख माइनस 3 लाख करो तो आंसर आएगा 2 लाख। 2 लाख का 5% करेंगे तो 10,000, सो इनका टैक्स है 10,000 और इनका है 12,500। पूरे साल में 2,500 रुपये कम ले रहे हैं उनसे, पूरे साल में, क्योंकि ईयरली इनकम होती है। सो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इनको तो 5 लाख तक फ्री है। इट मीन्स जो ये 12,500 है वो 0 हो जाएंगे। रिबेट का रूल भी लग सकते हैं? हाँ, रिबेट भी लगेगा उनको, रिबेट भी लगेगा। लेकिन अगर 10 लाख 20 लाख इनकम है, चलो 1 करोड़ इनकम है, तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ 2,500 रुपये का ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। रिबेट के रूल्स लगेंगे। ठीक है, सो पेज नंबर 9 पर देखो सारे दिए हुए हैं। ओके, नाउ उसके बाद पेज नंबर 10 पर नीचे देखो सरचार्ज के रूल्स दिए हुए हैं, वो मैंने सब आपको लिखवा दिए हैं सरचार्ज के रूल्स। पेज नंबर 11 पर मार्जिनल रिलीफ, ये भी हमारा हो गया है। पेज नंबर 11 पर नीचे दिया हुआ है हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, ये भी मैंने आपको ड्यूरिंग सम्स करवा दिया है। अब आप आ जाओ पेज नंबर 12 पर, जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट था ये मैंने आपको करवाया है। पेज नंबर 13 इलस्ट्रेशन 2। अब ये आप कैलकुलेट करके देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, तीनों की इनकम 12 लाख है, लेकिन मिस्टर एक्स सीनियर सिटीजन है। इट मीन्स कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? ये वाले। मिस्टर वाई बिलो 60 है तो ये वाले। सो एक्स के लिए ये रूल अप्लाई करोगे, वाई के लिए ये रूल अप्लाई करोगे, एंड मिस्टर जेड बीइंग अ सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं जिसका एज 80 प्लस हो, तो मिस्टर जेड के लिए ये रूल्स अप्लाई होंगे। अब ये सम तीनों करने, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वाई करने के लिए दिया था, किया है, हो गए। अब आप एक्स एंड जेड भी ट्राई करोगे। देखो 2 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं और कहाँ से सारे, और फर्स्ट इलस्ट्रेशन में मार्जिनल रिलीफ दे दिया है, कैसे समझ में आएगा? इसलिए मैंने आपको अपने सम्स दिए थे। इलस्ट्रेशन 3 MCQ है। First is the maximum amount on which income tax is not chargeable for the assessment year 22-23 in case of resident individual less than 60 years old is 60 year old के लिए कितने अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता? 4 ऑप्शन है, 3 लाख, 250, 240 और 2 लाख। 250। अब यही आप 2-4 साल पहले वाला बुक होगा ना, तो उसमें 2 लाख हो सकता है,
क्योंकि उस टाइम पर 2 लाख पर टैक्स नहीं लगता था, अब 250 पे टैक्स नहीं लगता है। चलो MCQ 9 ले लेते हैं। द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेज इज 5%, 4%, 3% और 2%। 4%। तो अब ये सारे के सारे आप खुद से एक बार देख कर आना, और अगर कुछ डाउट है तो मैं क्लियर करूँगा। देखो 8th में क्या दिया हुआ है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज इज कॉम्प्यूटेड ऑन टोटल इनकम, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज और ओनली ऑन सरचार्ज। इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज उस पर कैलकुलेट करते हैं ना, करेक्ट आंसर है। 3rd MCQ देखते हैं। द टोटल इनकम ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल लेस देन 60 years old फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इज ₹10,30,000। हिज इनकम टैक्स लाइबिलिटी वुड बी एज अंडर। 10,30,000 का इनकम टैक्स कितना होगा, कैलकुलेट करो। सी ऑप्शन। टोटल करो इसका। कितना आ रहा है टोटल? 1263 यही है। देखो पहले 250 पर 0, नेक्स्ट 250 12,500, 5 लाख टू 10 लाख पे 1 लाख, एंड अबाउट 10 लाख कितना हुआ 30,000। सो 30,000 का 30% 9,000, टोटल किया 121 4%। सो आंसर क्या है 1,26,360। ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 3 हो गया, और इलस्ट्रेशन 3 के बाद देखो चैप्टर पूरा हो गया। चैप्टर में सम्स ही नहीं है, लेकिन स्लैब क्लियर करना हो तो एक्स्ट्रा सम्स से हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप करोगे पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 3। What would be the total tax liability of an Indian resident, Mrs. X, 59-year-old, whose total income is 1,75,30,000? So 1,75,30,000 के लिए आप कैलकुलेट करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, 6,20,000। क्वेश्चन नंबर 5, 5,65,000, बट ये 82 ईयर्स ओल्ड है। 82 ईयर्स ओल्ड के लिए 5,65,000 कैलकुलेट करना है। इट मीन्स ये वाला। और सामने आंसर्स भी दिए हुए हैं, इसी के आंसर्स टोटल कैलकुलेशन के साथ दिए हुए हैं। सो पेज नंबर 19 एंड 20 पर देखो, पूरे आंसर्स दिए हुए। क्लियर हुआ? चैप्टर कंप्लीट हुआ। सिलेक्टेड सम्स दिए हुए हैं। अगर मैं इतने सारे सम्स नहीं करवाता ना, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। हाँ, ये जो मैंने लाइन बताई ना आपको, ये सेकंड चैप्टर में दी हुई है। सेकंड चैप्टर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर वाली लाइन देखो क्या दी हुई है। टैक्सेस आर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड चाहिए, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस ज़रूरी हैं। बट द ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरीज ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर्स की आर्टरीज में से ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ और डाउट है? नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन वाला। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ना चैप्टर तो हो गया, बट थोड़े से एक दो और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं तो वो पैसा कहाँ जाएगा। तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे,
सो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आपका अभी तो पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लिंक्ड हो गया है, ठीक है ना। आप अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट कुछ भी लॉगिन करते हो, ओटीपी आता है। चलो मैंने फेसबुक अकाउंट पहली बार लॉगिन किया, ओटीपी आएगा, मोबाइल पर आएगा, मोबाइल नंबर डालूंगा। सो जब मोबाइल का नंबर लिया था तब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे कि मैं अमर भाटिया हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है। सो मोबाइल के साथ मेरे डॉक्यूमेंट्स जुड़े हुए हैं और उसी मोबाइल पर ओटीपी आया, मीन्स इनडायरेक्टली फेसबुक भी जुड़ गया ना उसके साथ। कभी भी कोई भी गलत एक्टिविटी की तो वो आइडेंटिफाई हो सकती है। अब ये लोग क्या करते हैं, सपोज करो किसी की इनकम है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, लेकिन वो क्या करता है 50,000 ही दिखाता है, 50,000 की टैक्स चोरी करता है, जो कि गलत है। अब 50,000 दिखाएगा तो वैसे 1 लाख पर मंथ हो तो 12 मंथ्स का 12 लाख इनकम हो जाएगा और 12 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं 50,000 इंटू 12 करेंगे 6 लाख, सो 12 लाख का टैक्स और 6 लाख का टैक्स, बहुत डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये 50,000 का करेंगे क्या, कहीं ना कहीं तो खर्च करना है ना। फिर यहाँ हो जाती है एक गलती, एक मिस्टेक, और जब ये पैसा खर्च करते हैं और वहाँ पर अगर गवर्नमेंट को इनकम एक्सपेंडिचर में मिस बैलेंस लगता है सो पकड़े जाते हैं। ये तो छोटी लेवल है, बड़ी लेवल वाले बड़े काम करते हैं। किसी की इनकम 10 करोड़ रुपीज़ पर मंथ और वो 5 करोड़ दिखाएगा तो 5 करोड़ का करेगा क्या। सो 5 करोड़ कहीं ना कहीं तो उसके इन्वेस्ट होने वाले हैं या खर्च होने वाला है। सो अगर पकड़े गए या इनकम को मिस बैलेंस लगेगा तो गवर्नमेंट फिर रेड करती है, आईटी डिपार्टमेंट रेड करता है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके साथ टैक्स भी लिया जाता है, पेनल्टी भी लिया जाता है और सज़ा भी हो सकती है। सो ये है कि इनकम जो है वो हमेशा पूरी दिखाकर टैक्स पूरा कर लो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि टैक्स चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, पूरी लाइफ पैसा इकट्ठा करते हैं और रिटायरमेंट के 1 साल पहले पकड़े जाते हैं। पेंशन अटक गई, रिटायरमेंट अटक गया, बेनिफिट्स अलग अटक गए, सज़ा हो सकती है, सस्पेंड हो सकते हैं, और जितना कमाया था वो तो पेनल्टी में चला गया आईटी डिपार्टमेंट के पास। फिर अब बचा क्या, 60 के बाद अगर सज़ा होनी है, जेल जाना है, तो ज़िंदगी बची क्या। सो इट विल बी बेटर आराम से पूरी लाइफ टैक्स पे कर टेंशन फ्री रहना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड चैप्टर करवाऊँगा।